हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। कैसे हैं सभी आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आप लोगों के एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नैतिक विकास का सिद्धांत, जो दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कंपलसरी कोई से भी टेस्ट हो उससे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाया था, संज्ञान विकास का सिद्धांत, और दूसरा पढ़ाया था जेरोम ब्रूनर का आधुनिक संज्ञान विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी और जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्था बताई थी। आज हम पढ़ते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, इसके स्तर कितने हैं, सीटेट में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, यूपीटेट सुपरटेट में कितनी मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। देखो नैतिक विकास का सिद्धांत, पहला क्वेश्चन उसका ये आता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। एक होता है दोस्तों कोहलर, वो होता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो ये दोस्तों अमेरिका के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, अब नैतिक विकास का सिद्धांत ये कहता है, देखो समझो, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, देखो कोहलबर्ग ने माना कि बालक के विकास में, बालक के सर्वांगीण विकास में नैतिक विकास भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में अच्छी आदतों, रुचि, प्रवृत्ति और व्यवहार का विकास किया जाता है, जिससे वह एक अच्छा नैतिक प्राणी बन सके। ठीक है दोस्तों, अब आपने सुना होगा कि मैजनी, एक मैजनी ने वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा था बालक नागरिकता का पहला पाठ माता के चुम्बन, और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। ठीक है दोस्तों, अब समझो इसको।
यानी नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? सब नैतिक विकास वो कहलाता है जब हम कोई अच्छी आदत हमें हो, अच्छी रुचि हो, अच्छी प्रवृत्ति हो, अच्छा व्यवहार हो, तो कहते हैं वो बच्चा बहुत अच्छी तरह से बात करता हो, नैतिक प्राणी तो है। यानी कोहलबर्ग ने माना कि बालक के सर्वांगीण विकास में नैतिक विकास भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक होता है सामाजिक विकास, एक होता है शारीरिक विकास, एक होता है मानसिक विकास, एक संवेगात्मक विकास, एक सामाजिक विकास, बहुत सारे विकास पाए जाते हैं। तो उसमें नैतिक विकास भी अब एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में अच्छी आदतों, रुचि, प्रवृत्ति और व्यवहार का विकास किया जाता है, जिससे वो कौन सा प्राणी बन सके? एक अच्छा नैतिक प्राणी बन सके। इसी आधार पर मैजनी ने यह कहा है, यानी मैजनी एक मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि बालक नागरिकता का पहला पाठ, यानी सबसे पहली आदत या सबसे अच्छा स्नेह या प्यार माता के चुम्बन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यानी मैजनी ने कहा है कि बालक नागरिकता का पहला पाठ माता के चुम्बन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो उसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो उसको। ठीक है, अब आती है इसके स्तर, साफ कर दूं दोस्तों। अब दोस्तों इसके आते हैं स्तर, यानी उसने नैतिक विकास के स्तर कितने हैं? तो है 3। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा अवस्थाएं कितनी है, तो 6 है दोस्तों। ये चलती है दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट में। सी टेट की अपनी अलग है, 5 है। तो 3 स्तर कौन कौन से? देखो स्तर, पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है दोस्तों, अब इसका समय माना है 4 से 10 वर्ष, इसका समय माना 10 से 13 वर्ष और इसका समय माना 13 से अधिक वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझना। अगर उसने पूछा कि नैतिक विकास में लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्तरों को बांटा है? 3 स्तरों को। अवस्थाएं कितनी बांटी है? 6, जो मैं भी आगे लिखाऊंगा। अब 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक है पूर्व परंपरागत स्तर, एक है परंपरागत स्तर, एक है उत्तर परंपरागत स्तर। अगर उसने पूछा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर का समय कितना माना है? 4 से 10 वर्ष। परंपरागत स्तर का समय कितना माना? 10 से 13 वर्ष। उत्तर परंपरागत स्तर का समय कितना माना? 10-13 से अधिक वर्ष। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्नलिखित में से नैतिक विकास का कौन सा स्तर नहीं है? तो 3 ऑप्शन तो ये होगा और एक चौथा ऑप्शन बोलेगा पश्चिम परंपरागत स्तर। अगर उसने पूछा निम्न में से लॉरेंस कोहलबर्ग का निम्न में से कौन सा स्तर नहीं है, तो पहला उसने दिया पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा दिया परंपरागत स्तर, तीसरा दिया उत्तर परंपरागत स्तर और एक और दिया डी पश्चिम परंपरागत स्तर। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि पूर्व है तो पश्चिम भी होगा, तो आप इन दोनों में से एक हटाएंगे, जबकि गलत कौन सा? ये वाला। तो कई बार पूछा कि निम्न में से कौन सा परंपरागत उसका कोहलबर्ग का स्तर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पश्चिम परंपरागत स्तर नहीं है। ठीक है दोस्तों, लिख लो इसको। अब उसके बाद जो 6 अवस्थाएं आती हैं दोस्तों, तो इस वाले में 2 आती हैं, इस वाले में 2 आती हैं और इस वाले में 2 आती हैं। ठीक है दोस्तों, साफ कर दें इसको। देखो दोस्तों, अब आती है इसकी अवस्थाएं। अब देखो, सबसे पहले लिखनी हमें पूर्व परंपरागत स्तर। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक दंड तथा
आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है दोस्तों। दूसरा, आत्म अभिरुचि अभिमुखता। ठीक है। अब दूसरा आता है परंपरागत स्तर। अब इसको कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? एक अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दूसरा आता है दोस्तों अच्छा लड़का या लड़की अभिमुखता। ठीक है दोस्तों। तीसरा आता है उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें कौन कौन से आते हैं? सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, दूसरा सार्वभौमिक अनुबंधन अभिमुखता, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखो दोस्तों, उसने पूछा कि अच्छा लड़का या लड़की अभिमुखता किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो परंपरागत स्तर के अंतर्गत। पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर कौन कौन सा? दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, आत्म अभिरुचि अभिमुखता। अब देखो समझो, अब यहां पर दंड तथा आज्ञा पालन, सबसे पहले आप इतना ध्यान रखिएगा, इसको माना है निम्न स्तर और इसको माना है उच्च स्तर। अगर उसने पूछा नैतिक विकास की सर्वोच्च स्तर की अवस्था कौन सी, या तो इन दोनों में से एक आएगा या फिर उत्तर परंपरागत स्तर आएगा। अब दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता क्या होता है कि यहां पर जो भी बच्चा होता है उसे नैतिक विकास की कोई बात नहीं उठती, यानी उसे ये नहीं पता होता कि नैतिक विकास किसे कहते हैं, नैतिक विकास क्या होता है, नैतिक विकास में क्या क्या करना होता है। क्योंकि यहां पर जो भी वो कार्य करेगा आत्म अभिरुचि यानी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। अब पहला आप समझे दंड तथा आज्ञा पालन। अगर सपोज है बच्चा छोटा है, उसने कोई ऐसा गलत काम कर दिया जिससे बड़ा नुकसान हो गया, आपने उसकी पिटाई लगा दी, तो पिटाई लगाने पर दंड दे दिया, उसके बाद आगे से वो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। जो उसने पहले जो काम किया था, जो कांड किया था, जो गलत किया था, वो उसकी जैसे उसकी पिटाई लगी तो आगे से उस कार्य को नहीं करेगा, यानी आज्ञा पालन अभिमुखता। यानी बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई ऐसी क्रिया कर दे जिससे उससे पिटाई लगे और दंड की अभिमुखता हो, तो फिर आगे से उस कार्य को नहीं करेगा। आत्म अभिरुचि अभिमुखता क्या कहलाती है? इसमें बालक जो भी नैतिक क्रिया करेगा अपने स्वार्थ के लिए करेगा, यानी जो भी क्रिया करेगा, सपोज आपको आपके घर में छोटा बच्चा, आप उससे कहोगे ये बुक उठा के दे दे, वो नहीं देगा। लेकिन अगर उसको आप उसको लालच दो थोड़ा बहुत कि मैं तुझे 2 रुपये दूंगा या 2 रुपये दूंगी, तो उस बुक को उठा के ले आ, तो वो ले आएगा उसको, क्योंकि उसकी स्वयं की रुचि उसमें है, उसे स्वयं कुछ मिल रहा है, तब जाके वो करेगा। अब आती है परंपरागत स्तर, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यानी यहां पर व्यक्ति नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है और वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने लगता है और उसे मालूम होने लगता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तभी तो जाके वहां पर एक अच्छा लड़का और एक लड़की कहलाता है। यानी अगर आपके मम्मी पापा अगर आपकी वजह से उनका सीना
चौड़ा होता है, उनका गर्भ से सर ऊंचा होता है, तभी तो आप एक अच्छा लड़की कहलाएंगे। सब अभी जग वैकेंसी आने वाली है सुपर टेट की। सुपर टेट में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपके पापा को बड़ा गर्व होगा, मम्मी को गर्व होगा कि मेरा बेटा ये बेटा एक अच्छी है। कोई ऐसा कांड नहीं करते जिससे आपके मम्मी पापा का सर नीचा हो, लेकिन कोई ऐसा कांड करते जिससे आपके पापा का सर गर्भ से ऊंचा हो, तो आप एक अच्छा लड़की हो। वो किस स्तर में आएगा? यहाँ पर उत्तर परंपरागत स्तर में क्या होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। वो समाज के रीति रिवाज कायदे कानून को अपने व्यवहार में ढालता हुआ देखा था। वो कोई ऐसा भी कार्य नहीं करता जिससे वो नैतिक प्राणी न कहा जाए। यानी उससे कहते हैं ना कभी कभी, वो देखो कितना अच्छा बेटा उनका, कितना अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छी आदत होती है। तो कौन सी स्तर की होती है? सामाजिक अनुबंध जोड़ना, वो समाज से जोड़ते हुए अपने व्यवहार को डालता है। सार्वभौमिक अनुबंधन, यानी वो पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्षों को ध्यान में रखकर नैतिक क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, ये थी स्तर। अगर उसने पूछा पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत कौन कौन से दो आते हैं? दंड तथा आज्ञा पालन, आत्मरुचि, अभिमुखता। परंपरागत स्तर के कौन सा आता है? अधिकार, संरक्षण, अभिमुखता, अच्छा लड़का लड़की। लगातार 2 बार से सीटेट में इनमें से आ रहा है। पिछले इससे पहले सीटेट में यह पूछा गया था कि सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता किसका है? तो नैतिक विकास का। अगर वो इनको न देख के इनमें से कोई सा एक भी दे रहा और पूछ रहा नैतिक विकास का कौन सा सिद्धांत, कौन सी अवस्था है, तो इनमें से भी आता तो लॉरेंस कोहलबर्ग की है। ठीक है दोस्तों, अगर स्तर की बात करें तो पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो उसका, स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। साफ करें, आगे चलते हैं। अब आती हैं दोस्तों इसकी अन्य अवस्थाएं। अन्य अवस्था देखो, पहली होती है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी होती है स्वकेंद्रित अवस्था, तीसरी होती है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। नेक्स्ट होती है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट आती है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बोला है निम्न स्तर, निम्न अवस्था ऐसे लिख लेते हैं, और इसको बोला है उच्च अवस्था। ठीक है दोस्तों, समझो इनको, मैं थोड़ा समझा देता हूं इनको। अगर उसने कहा कि पूर्व नैतिक अवस्था किसने होती है, यानी अन्य अवस्था कौन होती है? एक तो पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपरा को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन और आधारयुक्त। पूर्व नैतिक अवस्था क्या होती है कि इसमें बालक के नैतिक विकास की कोई बात नहीं उठती, उसे अच्छा बुरा कुछ भी समझ नहीं होता, उसके द्वारा किया गया कार्य आगे जाके सही साबित होगा गलत साबित होगा उसे कुछ नहीं पता होता। ये कौन सी अवस्था होती है? नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक। स्वकेंद्रित अवस्था किसे कहते हैं कि इसमें बालक जो भी नैतिक क्रिया करेगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेगा। अगर आप उससे कुछ करवाना चाहते तो उससे पहले आपको उससे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, एक रिश्वत के नाम पर। जैसे उससे आपने कहा उससे कि वहां से वो चीज लिया, लेकिन वो नहीं जाता। अगर वो आप उससे कहते हो कि मैं तुझे ये दूंगा या ये चॉकलेट मिलेगी तो उस काम को कर दे, तो वो स्वकेंद्रित। यानी यहां पर जब भी कोई भी नैतिक क्रिया करेगा तो अपने स्व की आवश्यकता यानी स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करेगा। कौन सी अवस्था कहलाती है? स्वकेंद्रित। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, यहां पर व्यक्ति समाज के रीति रिवाज कायदे कानून और परंपरा और मूल्य को धारण करता हुआ देखा जाता है। आपने देखा हो कभी कभी ये कहा जाता गांव में
कि अगर पापा का जूता बेटे के पैर में आ गया तो बेटा समझदार होगा। वो कौन सी अवस्था है? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। कहते हैं कभी कभी अब तो बालक सुधर गया है, यानी बहुत अच्छा कर, अब किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, यानी वो कौन सी अवस्था कहलाती है? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था कौन सी कहलाती है? आधारहीन, जिसका कोई आधारहीन हो, उसे खुद न पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे आगे जाके क्या करना है, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे झगड़ा, कभी ये कभी वो, यानी जिसका कोई आधार ही ना हो, वो कौन सी अवस्था है? आधारहीन। और आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, जिसने पहले से ही अपना आधार बना के रखा है कि मुझे अपने जीवन में ये वाला लक्ष्य प्राप्त करना। बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे, किसी का भी फॉर्म करने के लिए, आईएएस करने के लिए, पीसीएस करने के लिए, रेलवे करने के लिए, एनटीपीसी करने के लिए, पुलिस करने के लिए, एसआई करने के लिए, टीचिंग करने के लिए, किसी का भी निकले, सबका फॉर्म भरना है। वो कौन सी अवस्था? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारयुक्त, उसने पहले से टारगेट बना के रखा है कि मुझे आईएएस ही बनना है, तो मैं सिर्फ आईएएस का फॉर्म भरूंगा, मुझे सिर्फ डिफेंस में जाना है, पुलिस में जाना है, एसएसबी में जाना है, बीएसएफ में जाना है, मैं उसी में करूंगा। एक होता है कि मुझे सिर्फ टीचर ही बनना है, वो सिर्फ टीचर के फॉर्म डालता है, तो वो कौन सी होती है? आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, जिसने पहले से अपना एक बेस बना के रखा है कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे इस कार्य में नहीं जाना, सिर्फ इसी कार्य करना। वो कौन सी होती है? आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। अब इनको दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लो आप इनको। अब चलते पहली अवस्था डालिए। देखो दोस्तों, समझो, देखो, इस अवस्था में बालक में नैतिक विकास की कोई बात नहीं उठती है। वह जो भी नैतिक क्रिया करता है उसकी उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। दूसरी अवस्था कौन सी दोस्तों? स्वकेंद्रित अवस्था। देखो, इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिक क्रिया करता है। इस अवस्था में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों का प्रयोग करता है। समझा दोस्तों? अब पूर्व नैतिक अवस्था कौन सी होती है? इस अवस्था में बालक के नैतिक विकास की कोई बात नहीं उठती है।
वो जो भी नैतिक क्रिया करता है उसकी उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। यानी जो भी क्रिया करेगा, अगर आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया और किसी ने कह दिया कि फेंक दे, तो वो फेंक देगा, कि उसे खुद नहीं पता कि फेंकने से मोबाइल टूट जाएगा। अगर उसने कहा कि पानी में डाल दे, तो पानी में डाल देगा। यानी उसे खुद नहीं पता कि नैतिक विकास क्या होता है। तो वहां पर नैतिक विकास की कोई बात हम कर ही नहीं सकते। कौन सी अवस्था कहलाती है? पूर्व नैतिक अवस्था। अब स्वकेंद्रित अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिक क्रिया करता है, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। अगर उससे आप कोई भी काम करवाना चाह रहे तो आप उसे एक रिश्वत के तौर पर कभी 2 रुपए दे दो, 5 रुपए, 10 रुपए, एक चॉकलेट दे दो, एक टॉफी दे दो, तो वो कौन सी अवस्था होगी? स्वकेंद्रित। यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों का भी प्रयोग करता है। किस अवस्था में? स्वकेंद्रित अवस्था में। किस अवस्था में बालक में नैतिक विकास की कोई बात नहीं उठती? पूर्व नैतिक में। किस अवस्था में इंद्रियों का प्रयोग करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और नैतिक क्रिया करता है? स्वकेंद्रित अवस्था। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो इसको, साफ करना दोस्तों। आगे चलते हैं। तीसरी आती दोस्तों परंपराओं को धारण करने वाली वस्तु। ठीक है दोस्तों, इसमें समझो। देखो, इस अवस्था में बालक समाज के रीति रिवाज, परंपरा, आदर्श, मूल्य, मानक आदि को अपने व्यवहार में धारण करता हुआ देखा जाता है। वह अपने व्यवहार को समाज के अनुरूप संचालित करता है। नेक्स्ट कौन सी आती दोस्तों? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इस अवस्था में बालक के नैतिक विकास का कोई आधार नहीं होता है। इस अवस्था को किशोरावस्था से
जोड़ा जाता है, जिसे तूफान, झंझावात और उलझन की अवस्था कहते हैं। समझना दोस्तों, अब परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था यानी इस अवस्था में बालक समाज के रीति रिवाज, परंपरा, आदर्श, मूल, मानक आदि को अपने व्यवहार में धारण करता हुआ देखा जाता है और अपने व्यवहार को समाज के अनुरूप ढालता है। अब समझिए, एक बालक है, किसी समाज में जाता है, उस समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून को समझता है और अपने व्यवहार में ढालता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को संचालित करता है। यानी जब वो बाल्यावस्था से थोड़ा पूर्व किशोरावस्था में जाता है तो कहते हैं ना, कभी कभी बच्चा अब समझदार हो रहा है। तो कौन सा? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। हर किसी से राम राम करना, नमस्ते करना, हर किसी के पैर छूना, सबका सम्मान करना, वो किस में देखा जाता है? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना, इसका कोई आधार नहीं। इस अवस्था में बालक के नैतिक विकास का कोई आधार नहीं होता। इस अवस्था को किशोर अवस्था से जोड़ा जाता है। अब किशोर अवस्था जो होती है, पूर्व किशोर अवस्था होती है, एक उत्तर किशोर अवस्था होती है। तो पूर्व किशोर अवस्था को आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, उत्तर किशोर अवस्था को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब किशोर अवस्था जो होती है, सबसे बाद वाली जो उत्तर किशोर अवस्था होती है, वो एक तरह से तूफान की अवस्था होती है। उसे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, यानी एक तरह से तूफान की अवस्था होती है। अब वो ये चाहता है, अगर तूफान इधर से आ रहा है तो मैं इसको पीछे वापस कर दूं, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो जिसका कोई आधार नहीं होता वो कौन सी होती है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नोट कर लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें सर, और कमेंट भी कर दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। आगे चलते हैं। आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था। देखो, यह अवस्था नैतिक विकास की चरमोत्कर्ष अवस्था है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से एक नैतिक एवं सामाजिक प्राणी बनता है। वह समाज के रीति रिवाज, कौम परंपराएं, आदर्श, मूल्य, मानक आदि को अपने व्यवहार में पूर्ण रूप से धारण कर लेता है और
अपने व्यवहार को समाज के अनुरूप संचालित करता है। इसलिए इस अवस्था को उच्च स्तर की अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझना। यानी सबसे सर्वोच्च स्तर की अवस्था कौन सी? नैतिक विकास की आधार युक्त तो आत्मचेतन अवस्था। यानी यह अवस्था नैतिक विकास की कैसी अवस्था? चरमोत्कर्ष अवस्था है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से क्या बनता है? एक नैतिक और सामाजिक प्राणी बनता है और अपने समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपरा, आदर्श, मूल्य को पूर्ण रूप से अपने धाम में धारण करता है। यानी मैंने आपको बताया परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, उसमें धारण करता है वो देखा जाता है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से धारण कर लेता है और समाज के अनुरूप ही अपने व्यवहार को संचालित करता है। अगर समाज को लगता है कि ये वाला व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो उस व्यवहार को हटा देता है। यानी किसी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, ना क्रोध की अवस्था कुछ नहीं, एक सिंपल, एक सामाजिक और नैतिक प्राणी बनकर किस अवस्था में दिखाया जाता है? इस अवस्था में। ये था दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का। अगर क्वेश्चन ये पूछे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए? 3। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। नैतिक विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं कितनी है? 6। कौन सी? एक जो मैंने लिखा था, एक लिखा था दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, आत्म अभिरुचि अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और सार्वभौमिक अनुबंधन अभिमुखता। अगर उसने पूछा कि नैतिक विकास की अन्य अवस्था कितनी है, तो 5 है। पहला पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित नैतिक अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन चेतना अवस्था और आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज की वीडियो में कंपलसरी आपको सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलेगा, आप इसको ध्यान रखें। या तो इनसे पूछेगा या स्तर से पूछेगा या उन स्तर के अंदर जो मैंने अवस्था लिखे थे उनसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों।